हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अमेंडमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट और उसमें भी एनएफआरए का अमेंडमेंट। ठीक है। एनएफआरए स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, फेमस और डिस्कस्ड सब्जेक्ट है ये। जैसे अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें बोलते हैं विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। करेक्ट? नहीं भी देखा होगा तो डेंजरस सीजन होता है एक, वो शुरू होने वाला है। करेक्ट? दैट इज कॉल्ड विंटर। तो वैसे ही एनएफआरए इज द डेंजरस सीजन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। और बहुत समय से चर्चा चल रही थी कब आएगा एनएफआरए, कब आएगा एनएफआरए, कब आएगा। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 132 एनएफआरए के लिए है। यह सेक्शन जब से एक्ट बना था तब से पिछले 4-5 सालों में सोया हुआ था। इसको नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको नोटिफाई कर दिया गया है। एनएफआरए जिस सेक्शन में बनेगा, जिसमें उसकी एक्टिविटीज होगी, जिससे उसको पावर्स मिलेंगे, वो सेक्शन नोटिफाई हो चुका है। एंड दिस सेक्शन इज फॉर श्योर एप्लीकेबल टू नवंबर 18 एग्जाम्स। हां, लेकिन ये सेक्शन के हिसाब से अभी भी एनएफआरए, जो एक्चुअल एनएफआरए है, अथॉरिटी है, उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो बस कुछ ही महीनों की बात है, एनएफआरए विल बी एक्टिवेटेड। न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह पे यह आ चुका है कि अगले 1-2 महीने में एनएफआरए को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे करिकुलम में। कमिटी मेंबर्स होंगे, कभी कमिटी मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर कि सेक्शन 132 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है? तो फिर हमने पूरा सेक्शन अच्छे से एनालाइज किया है। वी हैव एनालाइज्ड कंप्लीट सेक्शन, और एनालाइज करने के बाद, ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन के अंदर इन शॉर्ट चीजों को कवर कर लिया। सिंपल तरीके से समझने के लिए, याद रखने के लिए, रिवाइज करने के लिए, बराबर डिटेल सेक्शन के बाद में, आफ्टर डिटेल्ड सेक्शन, ठीक है, वी हैव कवर्ड, हम लोगों ने इन शॉर्ट भी चीजों को कवर किया है। ठीक है? लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले एनएफआरए कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? एनएफआरए विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्यों कॉन्स्टिट्यूट करने वाला है? देखिए, किसी भी देश में बिजनेसेस के लिए, बिजनेस एंटिटीज के लिए अच्छा अकाउंटिंग का तरीका होना चाहिए और अच्छा ऑडिटिंग का तरीका होना चाहिए। गुड अकाउंटिंग एंड गुड ऑडिटिंग। ठीक है? और ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, ये देखने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट बॉडी। अभी तक के अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑडिटिंग कैसे होगा, इसको सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट देखती थी। ओनली सीए इंस्टीट्यूट, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट जो थी वो देखती थी। लेकिन उनको हम इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। सीए इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूशन विच इज बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कितनी भी कोशिश करेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने ही कलीग्स, अपने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगेंस्ट रिपोर्ट लेना, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट करना, उनको पनिश करना। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाया गया है जो
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सुपरवाइज कर सके, देख सके कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम कैसे चल रहा है, और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एक्शन ले सके. करेक्ट? सो ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल सीए फर्म्स, नाउ बी केयरफुल, NFRA इज कमिंग. जस्ट लाइक विंटर इज कमिंग, NFRA आ रहा है और ऑलमोस्ट अब ये तय है. बस कुछ ही महीनों में कभी भी मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग. तो पहली बात हमने समझ ली कि इट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकेंड थिंग दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर गुड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, ये सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है. नाउ सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? फंक्शंस. एग्जाम में फंक्शंस पूछ सकते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस? क्या फंक्शंस होते हैं NFRA के? व्हाट आर द फंक्शंस? देखो बहुत ही लॉजिकल है ये फंक्शंस उनके. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना. अकाउंटिंग अच्छे से हो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग अच्छे से हो उसके लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना, उसको तैयार करना, उसको बनाना, ठीक है, और रेकमेंड करना गवर्नमेंट को कि ये अकाउंटिंग, ठीक है, पूरे देश ने या फॉर क्लास ऑफ कंपनीज ने फॉलो करनी चाहिए. ऐसा ऑडिटिंग पूरे देश ने या फॉर क्लास ऑफ कंपनीज ने करना चाहिए. ठीक है, तो इनको फॉर्मुलेट करना, रेकमेंड करना. तो सर सीए इंस्टीट्यूट फिर क्या करेगी? सीए इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली गिव द इनपुट्स टू NFRA. इनपुट देंगे NFRA को, ड्राफ्ट बना के देंगे, ठीक है, पूरा बनाकर देंगे और आगे NFRA इसको लेके जाएगा. तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना, रेकमेंड करना सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, उसके बाद उनको एनफोर्स करना. कौन कौन से स्टैंडर्ड्स किसको फॉलो करने पड़ेंगे, कब फॉलो करने पड़ेंगे. मॉनिटर करना कि लोग सही में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं ना, ये एनफोर्स करना, मॉनिटर करना. अच्छा, फॉलो करने के बाद व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज? क्या ऑडिट रिपोर्ट्स रिलायबल है? क्या अकाउंटिंग रिलायबल है? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज? वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को एनालाइज करना, सजेशंस इंप्रूव करना. जैसे हो सकता है NFRA बोले कि बड़े लिस्टेड कंपनीज में जॉइंट ऑडिट इज मस्ट टू इंप्रूव क्वालिटी. ठीक है, सजेशंस देना उसके लिए. और आखिरी में सजेशंस वी गिव इंप्रूव, एंड आखिरी में सच अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और भी कोई काम देगी तो वो भी हम करेंगे. तो बेसिकली लेकिन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन अक्रॉस द नेशन, उसको इंप्रूव करना, ये काम है NFRA का. एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. डायरेक्ट इंपैक्ट है साहब. करेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फंक्शंस भी हमने देख लिया. आगे बढ़ते कंपोजिशन. एज आई सेड, हमने रिसर्च करके हर चीज को शॉर्ट में कवर कर लिया है ताकि पढ़ने में भी, समझ में भी, पढ़ने में अच्छा लगे, समझने में अच्छा लगे, याद फटाफट हो जाए. कितने लोग होंगे NFRA में? NFRA के अंदर, ठीक है, एक चेयरपर्सन, दे बी मोस्ट पावरफुल वन विल बी चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के अलावा मैक्सिमम 15 लोग होंगे, 15. आगे हम लोग एक सेक्शन 132 देख रहे हैं, इसके रूल्स देखेंगे, उसमें एक्चुअल कितने मेंबर्स रहने वाले हैं वो भी देखेंगे. तो NFRA के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम चेयरपर्सन प्लस 15 लोग होंगे. ये लोग दिस पीपल विल बी एमिनेंट पीपल, नॉलेजेबल पीपल, एमिनेंट होंगे, रेप्यूटेड होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड होंगे इन द फील्ड ऑफ AAFL, अकाउंटेंसी, लॉजिकल है, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ. उसको शॉर्ट में AAFL हम बोलेंगे. तो कितने लोग होंगे वो देख लिया. ये लोग कौन से क्या एक्सपीरियंस, कौन से फील्ड के होंगे वो देखा. ठीक है, अपॉइंटमेंट के वक्त उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. डिक्लेरेशन कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, देयर इज नो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, हम कोई ऑडिट फर्म से जुड़े हुए नहीं हैं. अगर आप ऑडिट फर्म से जुड़े हुए होंगे तो ऑडिट फर्म के अगेंस्ट, उस ऑडिट फर्म के अगेंस्ट आप रिपोर्ट कैसे, आप एक्शन कैसे लोगे. ठीक है, लिख के देना पड़ेगा कि मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी सीए फर्म में कोई सीए फर्म में इन्वॉल्व नहीं हूं. ठीक है, कि जिनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सके, एंड आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट, बताना पड़ेगा उनको.
फिर उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे रहेंगे वो रूल्स में अभी हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे खास बात, जब तक आप एनएफआरए में हैं, वो टेन्योर में आप किसी भी ऑडिट और रिलेटेड कंसल्टेंसी फर्म से एसोसिएट नहीं हो सकते। इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट एनएफआरए छोड़ने के बाद में भी 2 साल तक आप किसी भी ऑडिट फर्म और कंसल्टेंसी फर्म से नहीं जुड़ सकते हैं। यू कैन नॉट डू इट। तो यह बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी इन्होंने बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके साहब, फंक्शंस देख चुके, मेंबर्स के बारे में हम लोग देख चुके। वी हैव सीन मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे, कौन से फील्ड से होंगे, आते वक्त क्या डिक्लेरेशन देंगे, कौन उनको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और टेन्योर के दौरान या फिर टेन्योर के बाद 2 साल तक वो किसी सीए या सीए फर्म से एसोसिएट नहीं हो सकते। करेक्ट। सो कंडीशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। क्या पावर्स होंगे इनके पास में? सबसे खतरनाक चीज, दे आर गोइंग टू ओवरराइड ऑल अदर लॉज। उनके पावर्स क्या होंगे? दे आर गोइंग टू ओवरराइड ऑल अदर लॉज, नॉट विथस्टैंडिंग व्हाट इज गिवन इन एनी अदर लॉ। सबको ओवरराइड करते हैं ये, ठीक है। इनके पास में क्या पावर्स होंगे? दे आर ओवरराइडिंग ऑल अदर लॉज। दे कैन स्यू मोटो, कहीं पर भी उनको लगता है कुछ गलत चीज चल रही है अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में, तो वो स्यू मोटो एक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे एक्शन ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब बॉडी, कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन रूल्स में जिनके बारे में लिखा हो, वो अगर अप्लाई करेंगे तो वो एक्शन ले सकते हैं। खुद एक्शन भी ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे एक्शन ले सकते हैं, प्रिस्क्राइब्ड कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट्स और पर्संस के बोलने पर भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सबको ओवरराइड कर रहे हैं, एक्शन लेने का पूरा पावर है, ठीक है। एक्शन कब लेंगे? अगर उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट दिखता है तो। सर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर अदर मिसकंडक्ट विल बी सेम एज सीए एक्ट। सीए एक्ट के अंदर दिया हुआ है कौन से चीजों को प्रोफेशनली गलत माना जाएगा और कौन से चीजों को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों इसमें गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप बिना अच्छे से चेकिंग किए साइन करते हो, दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आप अगर फॉर्जरी करते हो, पर्सनल लाइफ में हो कि प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों के अंदर मिसकंडक्ट, दैट विल बी अदर मिसकंडक्ट, ठीक है। कौन से इसमें? जो प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट के केसेस है, एंड प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट विल बी एज पर सीए एक्ट। तो सीए एक्ट में जो लिस्ट दी हुई है गलत कामों की, ये सब गलत काम माने जाते हैं, वो केस कहीं पर भी दिखता है तो ये लोग एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात, जैसे ही ये लोग अपनी एक्शन शुरू करेंगे, जितने भी केसेस, अगर कोई अथॉरिटी, अगर ये केस किसी अथॉरिटी के सामने चल रहा था, ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा। नो अदर इंस्टीट्यूट और बॉडी टू इनिशिएट और कंटिन्यू एनी प्रोसीडिंग्स वेयर एनएफआरए इनिशिएटेड इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही एनएफआरए इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेगा, all other authorities and bodies will have to stop their investigations। मतलब अगर ये केस सीए इंस्टीट्यूट के पास में भी पनिश करने के पावर्स होते हैं। सपोज सीए इंस्टीट्यूट के पास एक केस चल रहा है, उसमें एनएफआरए जैसे ही ये केस अपने हाथ में लेगा, सीए इंस्टीट्यूट को अपना केस बंद करना पड़ेगा और सारे रिकॉर्ड्स इनको दे देने पड़ेंगे। इट इज दैट पावरफुल, इट विल ओवरराइड ऑल अदर अथॉरिटीज, ठीक है। जैसे सिविल कोर्ट के पास में पावर्स इनके पास होंगे, दे कैन आस्क फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन। भाई लाइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। दे कैन कॉल पीपल फॉर इंक्वायरी के लिए, एनफोर्स अटेंडेंस एंड एग्जामिनेशन ऑन ओथ। दे कैन कॉल द विटनेस को भी बुला सकते हैं, विटनेस से, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वो भी कर सकते हैं। अगर आप गिल्टी पाए गए, फाइन्स, ठीक है, कितना फाइन है इंडिविजुअल के ऊपर? 1 लाख to 5 times ऑफ द फीस रिसीव्ड। 5 टाइम्स गाइज, बहुत बड़ी बात है।
सेक्शन 147 में 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स का फंडा है। नॉर्मल इसमें 4 टाइम्स और बहुत ज्यादा रहा तो 8 टाइम्स, ठीक है, अगर फ्रॉड है तो 8 टाइम्स। यहां पे इंडिविजुअल की शुरुआती 5 टाइम्स 1 लाख मिनिमम है, मिनिमम 1 लाख, 1 लाख से 5 टाइम्स द फीस रिसीव्ड। और फर्म के ऊपर क्या है साहब, फर्म के ऊपर 5 लाख, शुरुआती 5 लाख से 5 लाख टू 10 टाइम्स, कहीं नहीं है ये। सेक्शन 447 फ्रॉड वाला जो है उसमें तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, 3 टाइम्स। यहां पे 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, जबरदस्त फाइन लिखा हुआ है। और इतना ही नहीं, जेल भी जाना पड़ेगा आपको, डीबार कर सकते हैं आपको, जेल नहीं डीबार कर सकते हैं। यू कैन बी डीबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिस 6 महीने से 10 साल। आपका सीओपी कैंसिल कर देंगे 6 महीने से 10 साल तक। अगेन दैट इज टेरिफिक। तो पावर्स की बात करें, सारे अदर लॉ को ओवरराइड करने का पावर है, केसेस खुद होके या किसी के एप्लीकेशन पे लेने का पावर है। कौन से केसेस, अदर मिसकंडक्ट और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस एज पर सी एक्ट। केसेस हाथ में लेने के बाद सिविल कोर्ट के पूरे पावर्स हैं, बुक्स अकाउंट्स मंगवा सकते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए जा सकते हैं, इंट्रोगेशन अटेंडेंस लोगों का करवा सकते हैं, विटनेस को भी बुलाकर एग्जामिन कर सकते हैं। 1 लाख से 5 लाख इंडिविजुअल के लिए और 5 लाख से 1 लाख से 5 टाइम्स इंडिविजुअल के लिए और 5 लाख से 10 टाइम्स फर्म के लिए और 6 महीने से 10 साल के लिए डीबार। अगर कोई व्यक्ति इनसे खुश नहीं है, इनके ऑर्डर से खुश नहीं है, तो ही कैन गो अपील में, ठीक है, अपील बिफोर एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, ठीक है, इट दे कैन गो टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। नाउ अब इनके थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बात कर ले। पूरे एनएफआरए का काम अच्छे से चले, इसीलिए इनका कामकाज देखने के लिए, मैनेज करने के लिए सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट सेक्रेटरी, जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेगा, उनके टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स में होंगे। काम अच्छे चले इसके लिए सेक्रेटरी होंगे। इनका हेड ऑफिस दिल्ली में होगा, जहां पे मिलेंगे, बाकी जगह भी ये लोग मिल सकते हैं। कितनी मीटिंग्स करना ये भी रूल्स में लिखा होगा। तो सेक्रेटरी मिलेगा इनको, एम्प्लॉइज मिलेंगे, ऑफिस मिलेगा, दिल्ली में काम होगा, कहीं और भी हो सकता है, मीटिंग्स करनी पड़ेगी इनको। इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, यस दे हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसका ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेन बुक्स अकाउंट्स, सीएजी से कंसल्ट करके मेंटेन करिए और उसका ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है, बाय सीएजी। भाई वो जो पेनाल्टीज जो आएंगी इनके पास तो आएंगी भर भर के, 5 गुना पेनाल्टी, 10 गुना पेनाल्टी इनके पास आने वाली है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कंसल्ट करना है सीएजी से, उनसे ऑडिट करवाना है, और ये ऑडिट रिपोर्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। इतना ही नहीं, एनुअल रिपोर्ट, साल भर में क्या क्या एक्टिविटीज की उसकी डिटेल एनुअल रिपोर्ट बना करके भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और एनुअल रिपोर्ट है, ये दोनों को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना है। पार्लियामेंट विल सी क्या चल रहा है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कैसे चल, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, हाउ दे आर वर्किंग, ये पार्लियामेंट खुद देखेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो सेक्शंस खत्म हुए साहब, वी आर थ्रू विद द सेक्शंस, ठीक है। कौन बनाने वाला है वो देख लिया, फंक्शंस क्या होंगे वो देख लिया, कितने लोग होंगे वो देख लिया, उनके पावर्स क्या होंगे वो देख लिया। अगर उनके ऑर्डर से ना खुश हो तो अपील होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और एडमिनिस्ट्रेटिव देखी बातें। अब इनके रूल्स है, एनएफआरए रूल्स 2018, अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड, एनएफआरए इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को हिला के रखने वाला ये, करेक्ट। इट्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए हम लोगों ने, रूल्स भी नहीं छोड़ने चाहिए, और बहुत ही आसान है ये सारे के सारे, ठीक है। रूल्स में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन कितने लोग होंगे? 1 चेयरपर्सन, 3 फुल टाइम मेंबर्स एंड 9
पार्ट टाइम मेंबर्स, हमने बोला था 15 मेंबर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो चेयरपर्सन में 3 फुल टाइम एंड 9 पार्ट टाइम, 3 + 9 12, 12 लोग रहेंगे एक्चुअल। 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, सेक्शन में लिखा था, रूल्स में लिखा है 12 लोग रहेंगे। जो चेयरपर्सन रहेंगे उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 25 साल, 25 साल, यस 25 इयर्स और मोर। ऐसे ही किसी को भी लाके आप बिठा नहीं सकते। 25 साल या उससे ज्यादा रहेगा एएफएल में। जो फुल टाइम मेंबर्स है उनका 20 इयर्स या उससे ज्यादा रहना चाहिए। दे शुड बी पीपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस, लॉ, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए, रेप्यूटेड होने चाहिए, अच्छे कैरेक्टर के होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है उनको। इनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और एसोसिएट, ये तो कॉन्फ्लिक्ट, ये पहले भी पढ़ के आए, सेक्शन में लिखा था, रूल्स में रिपीट किया है। और 2 साल तक टेन्योर में, और 2 साल तक दे कैन नॉट ज्वाइन अ सीए फर्म। पार्ट टाइम मेंबर्स जो है दे शुड, उनको ये नहीं बोला है कि यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड, लेकिन ऐसा बोला है कोई ऐसे जिसका केस चल रहा है, जो केस में है कंपनी या फिर केस में जो फर्म, उसके आप पार्टनर हो, मतलब कोई ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए विच इज गोइंग टू प्रेजुडिशियली अफेक्ट एनएफआरए एक्टिविटीज। चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स ने तो एसोसिएट ही नहीं होना चाहिए। ये लोग एसोसिएट रह सकते हैं पार्ट टाइम मेंबर्स, बट देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर प्रेजुडिशियली अफेक्टिंग एनएफआरए। एनएफआरए बराबर काम नहीं कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखिए, चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, पार्ट टाइम मेंबर्स की बात ही अलग है, बताओ कैसे, ठीक है। पार्ट टाइम मेंबर्स एक्स ऑफिशियो रहेंगे, एक्स ऑफिशियो बता दो वो भी क्या रहेंगे। चेयरपर्सन का और फुल टाइम मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशंस फ्रॉम हुम? सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी। यस, एक सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी बनेगी। देखिए साहब, ये बहुत ही, मतलब आप सोच के देखिए कि इतनी माइन्यूटली और बहुत बड़े लेवल के लोग यहां पे कवर्ड है। एनएफआरए विल बी हैविंग अ वेरी बिग स्टैंडिंग, ठीक है। मतलब दे विल बी लाइक अ कोर्ट, दे विल बी लाइक अ कोर्ट फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इकोनॉमी में, देश में, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स को। So that's good for the chartered accountants, but they need to be careful also, कहीं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो, ठीक है। सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी होगी, इसमें कौन कौन लोग होंगे? सेक्रेटरी, बराबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनका सेक्रेटरी, द मोस्ट पावरफुल सेक्रेटरी, मोस्ट पावरफुल आईएएस ऑफिसर इन द होल कंट्री। सबसे पावरफुल अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, ही इज सेक्रेटरी टू द कैबिनेट। वो बंदा रहेगा सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी में, दैट पर्सन, ठीक है। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो रहेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी टू एमसीए, ही इज बी कन्वेयर, सबसे बड़ा आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी, उससे थोड़ा छोटा एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ, ठीक है। एडिशनल प्रिंसिपल रहता है वो बहुत बड़ा, उसके बाद में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा पीएमओ का। एमसीए, सेक्रेटरी टू एमसीए रहेगा इसके अंदर, नंबर 3। फिर चेयरपर्सन, अगर फुल टाइम मेंबर का सिलेक्शन है तो चेयरपर्सन भी इन्वॉल्व होगा, और 3 एक्सपर्ट्स रहेंगे एएफएल फील्ड से। तो ऐसे 7 लोग, इतने बड़े बड़े लोग सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी में रहेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ग्लिटरी इवेंट मतलब बहुत बड़ा इवेंट रहने वाला है ये सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी का बनना, ठीक है, और उनका लोगों को अपॉइंट करना। नाउ 180 डेज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा 180 दिन के अंदर उनको कौन होने चाहिए चेयरपर्सन और कौन होना चाहिए फुल टाइम मेंबर, वो बताना पड़ेगा। कोई बंदा वैकेंट रहता है, वैकेंसी होती है, अब्सेंस होता है किसी भी रीजन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइज। इसलिए देखिए आप, एनएफआरए आ गया है, फेब 2018 में ही आ गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन भी दिए होंगे, लेकिन उनको 180 दिन मिलेंगे मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। मतलब काफी लंबा समय, 6 महीने का उनको समय मिलेगा, मेंबर्स 180 डेज, तो इसलिए समय लग रहा है अभी।
इमीडिएटली एनएफआरए आया नहीं है, नोटिफाई तो हो गया, नोटिफाई हो गया है, जैन फेब में नोटिफाई हो गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। अभी लोग कौन होंगे वो इंपॉर्टेंट लोग, ठीक है साहब, इट इज लाइक लोकपाल है लोगों के लिए, तो ये चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए लोकपाल है एनएफआरए। कोई करप्शन होता है तो दे विल बी स्क्रूड। पार्ट टाइम मेंबर्स एक्स ऑफिशियो होंगे, मतलब इफ दे आर हैविंग एनी पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ऑटोमेटिकली एनएफआरए में आ जाएंगे। एनएफआरए में कौन आएंगे, ठीक है, 1 मेंबर ईच फ्रॉम कहां से, एमसीए से, ठीक है, एमसीए से, नॉट बिलो रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, सबसे बड़ा एमसीए से एक बंदा आएगा, एक बंदा सीएजी से आएगा, नॉट बिलो रैंक ऑफ अकाउंटेंट जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर पोस्ट सेवा के, एक बंदा आरबीआई से आएगा, ठीक है, नॉट बिलो रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक बंदा सेबी से आएगा, नॉट बिलो रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहां पर भी एक बंदा एमसीए से आया, सबसे बड़ा एमसीए गवर्नमेंट, उससे छोटा एक बंदा सीएजी से आया, उससे छोटा एक बंदा आरबीआई से आया, उससे छोटा एक बंदा सेबी से आया। देखो ऐसे याद रखो, जल्दी याद होता है, सबसे बड़ा गवर्नमेंट एमसीए, उसके बाद सीएजी, सीएजी के बाद में आरबीआई, आरबीआई के बाद में सेबी, ठीक है, सेबी के बाद वेरी इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। यस, एनएफआरए के अंदर, ठीक है, चार्ट अकाउंटेंट्स के साथ में ज्यादती भी नहीं होनी चाहिए, कोई एकदम गलत काम भी नहीं होना चाहिए, बिना किसी कारण उनके सर पे, ठीक है, कोई भी ब्लेम नहीं आना चाहिए। वन पर चार्ट प्रेसिडेंट आईसीएआई विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ एनएफआरए। इतना ही नहीं, चेयरपर्सन ऑफ एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ एनएफआरए। चेयरपर्सन ऑफ एएएसबी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड विल ऑटोमेटिकली बिकम। तो 3 लोग सीए इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो अपने आप आ जाएंगे, चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड चेयरमैन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसके अलावा 2 एक्सपर्ट्स फ्रॉम एएएफएल फील्ड से भी आएंगे। ऐसे रोल 9 मेंबर्स हैं। अगर आप सीक्वेंस में याद रखते हैं तो फटाफट आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। मेडिकली फिट होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें और है। क्या वो रिजाइन कर सकते हैं? यस, दे कैन रिजाइन एनी टाइम दे वांट। हैंड रिटन लेटर होना चाहिए टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और 3 मंथ्स या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर और एंड ऑफ द टर्म विच इज अर्लीस्ट। इमीडिएटली उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, दे विल नॉट बी रिलीव्ड इमीडिएटली उनको रिलीफ नहीं मिलेगा साहब, दे विल नॉट बी रिलीव्ड इमीडिएटली। रिजाइन करने बाद कम से कम 3 महीने या नया बंदा आ गया या टर्म खत्म हो गया, विच इज अर्लियर। क्या रिमूव कर सकते हैं? यस, दे कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, दे कैन बी रिमूव्ड, रिमूवल हो सकता है ऑन रिकमेंडेशन बाय एसएससी कमिटी, सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी। जो कमिटी अपॉइंट कर सकती है तो वो कमिटी निकाल भी सकती है, उनको रेकमेंड करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेस देखेंगे हम लोग। अगर सबसे छोटा फिजिकली मेंटली इनकैपेबल अगर कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम, तो उनको निकाला। उससे बड़ा गुनाह किया, इंसॉल्वेंट हो गए, यार सोसाइटी पे आपको ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास तोड़ा है, आप क्या दूसरों का भरोसा मेंटेन करोगे, ठीक है। कोई ऐसा फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट है जो प्रिजुडिशियली आप एनएफआरए के एज एनएफआरए मेंबर आप बराबर काम नहीं कर पाओगे, आपने अब्यूज किया अपने पोजीशन को, या मॉरल टर्पिट्यूड, सबसे छोटा था फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम हुआ, उससे बड़ा इंसॉल्वेंसी, उससे बड़ा आप प्रिजुडिशियल है, मतलब हार्मफुल है एनएफआरए के लिए, या फिर आपने मिसयूज किया अपने पोजीशन को, या मॉरल टर्पिट्यूड सबसे बड़ा, ऐसा कुछ किया तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर आपके अगेंस्ट मैटर चल रहा है तो आप उस मीटिंग में नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी इन दैट मीटिंग, अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट मिलेगा। प्रोसेस कैसा होगा? पहले रिटर्न कंप्लेंट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एनएफआरए का ये मेंबर बराबर नहीं है, इसको निकाल दिया जाए, ठीक है। फिर अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए को बोलेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करो। अगर एमसीए को लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में यस केस बनता है तो वो एसएससी को बोलेंगे कि आप डिटेल्ड इंक्वायरी करो। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी डिटेल्ड इंक्वायरी करेगी, 120 दिन के अंदर इंक्वायरी को पूरा करेंगे और कंक्लूजन सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, रिकमेंडेशन निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। और उनके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल देगा, कर देगा चीजों को। ये सिविल प्रोसीजर्स रहेंगे, इनका पूरा अपना नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, एसएससी का अपना खुद का काम करने का तरीका रहेगा, ठीक है।
सिविल कोड प्रोसीजर्स के हिसाब से चले, जरूरी नहीं है। सी दे हैव मेड इट सो पावरफुल, करेक्ट। टेन्योर कितना रहेगा? 3 साल रहेगा चेयरपर्सन का और फुल टाइम मेंबर्स का, 3 साल रहेगा पार्ट टाइम मेंबर्स का। जो चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स है दे आर अवेलेबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर 1 टर्म, एक टर्म के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो पार्ट टाइम मेंबर्स है दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, उनका बार बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। फुल टाइम मेंबर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है, वो दे विल बी कमिंग, एक ही बार वापस रिपीट हो सकते हैं, बाकी लोग बार बार रीअपॉइंट हो सकते हैं। वैकेंसी होती है, full time members in case of vacancy of chairperson have power to appoint senior most full time member or his absence other to office as chairperson। chairperson की वैकेंसी होती है तो ये किसी भी फुल टाइम मेंबर को चेयरपर्सन बना सकते हैं। सैलरी अलाउंस कितना रहेगा? 2.5 लाख रुपए चेयरपर्सन को, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, 2,50,000 पर मंथ। और बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ सेम पे, इतनी सैलरी जिसकी होती है उतना पैसा, उतनी फैसिलिटीज इनको भी मिलेगी। फुल टाइम मेंबर को 2.5 लाख रुपए की सैलरी, और ग्रुप ए जो एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रुप ए जो एम्प्लॉयज, उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर इन लोगों को कहीं से पेंशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वाह बेटा, पेंशन भी कमा रहे हो, यहां से 2.5 लाख भी कमा रहे हो, तो उतना पेंशन कम कर देंगे। बाकी ये जो काम कर रहे हो उसके लिए पेंशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ रूल्स है, पेंशन रूल्स है, उसके हिसाब से चीजें चलेगी। 30 दिन की छुट्टी रहेगी, 30 दिन की छुट्टी रहेगी। कैजुअल लीव नॉट एक्सीडिंग 8 डेज, छुट्टी आपको मिल रही है, आप उसको इनकैश करा सकते हो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। लीव एंड फॉरेन ट्रेवल सैंक्शन, आप लीव, आपको छुट्टियां मिल सकती है। अगर चेयरपर्सन को छुट्टी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछो, फुल टाइम मेंबर को चाहिए तो वो चेयरपर्सन से, चेयरपर्सन नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा। फॉरेन ट्रैवल सैंक्शन, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल में भी कुछ सीखने के लिए दूसरे बॉडी से कि उनके पास जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। एचआरए भी मिलेगा आपको, ग्रुप ए वाले जो लोग हैं वैसा एचआरए मिलेगा आपको। और अगर आपको घर मिल गया है तो फिर एचआरए नहीं मिलेगा, घर में अगर आप मिल गया रह रहे हो तो एचआरए नहीं मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी। तो ये तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर करना पड़ेगा एसेट्स, लायबिलिटीज, फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस। आपकी कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, पूरा, आपने करप्शन तो नहीं किया इसलिए आपको पूरे डिक्लेरेशंस देने पड़ेंगे, पूरे एसेट्स लायबिलिटीज के डिक्लेरेशंस आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। जहां पर भी कुछ लिखा नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशन कैसे रहेंगे, जो ग्रुप ए के लोग हैं वैसे ही रहेगा। नॉट इन प्रैक्टिस, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस, एनएफआरए में होते हुए आप आर्बिट्रेशन वर्क वाइल इन एनएफआरए नहीं कर सकते। एनएफआरए छोड़ने के बाद एनएफआरए के कोर्ट में आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। और आपने ऑडिट फर्म तो ज्वाइन नहीं करना है 2 साल तक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका केस हुआ था, कनेक्टेड अंडर मैनेजमेंट ऑफ पर्सन हैज बीन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स आफ्टर सीजेशन, नहीं, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है। आप तो ऑडिट फर्म में जा ही नहीं सकते, ऊपर से आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं ले सकते। रिटायरमेंट के बाद जब आप फ्री, एक बार रीअपॉइंटमेंट तो पॉसिबल है चेयरपर्सन का, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जिसका केस हुआ था उसके पास आप काम नहीं कर सकते। नथिंग शैल अप्लाई, ठीक है। ये सिर्फ एनएफआरए के लोगों के लिए है, जो एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनके लिए नहीं है ये रूल्स रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा किसी चीज से एग्जेम्पशन देना है तो, और सेंट्रल, अगर कोई इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विल बी फाइनल। तो कुछ और प्रिलिमिनरी चीजें भी थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है साहब एनएफआरए के बारे में। एनएफआरए क्यों बना है, किस्त कौन बनाएगा, कितने लोग होंगे, उनके क्या पावर्स होंगे, कितने लोग होंगे, उनके अपॉइंटमेंट्स कैसे होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी सैलरीज क्या होंगी, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द फैसिलिटीज व्हिच विल बी गिवन टू देम, और सब में दिख के आता है, नजर आता है, ठीक है, दैट एनएफआरए इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 पावरफुल बॉडी। मतलब मेरा ऐसा मानना है उनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं होगा। जस्ट लाइक, मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे जितने पावरफुल है वैसे, या फिर आप बोलिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जितना पावरफुल है, वैसी एक बॉडी को बनाया जा रहा है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फंक्शन जो पूरे इंडिया में चल रहा है, उसके अंदर कोई भी अगर गंदगी है, प्रॉब्लम्स है, गलत प्रैक्टिसेस है, उन सबको दूर करने के लिए। लेट्स होप दैट इट वर्क्स गुड, इट्स गुड फॉर द इंडिया एंड इट्स गुड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल्सो।